एक आदमी को एक चर्च में एक ऐसा चश्मा मिलता है जो उन एलियंस का असली चेहरा उजागर करता है जो गुप्त रूप से पृथ्वीवासियों को नियंत्रित कर रहे हैं। आज हम 1988 की मूवी दे लिव को दिखाते हुए समझाएंगे, जिसे आज के समय में देखना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। एक आवारा बेरोजगार युवक जिसका नाम नाडा है, पूरे अमेरिका में घूम घूम कर एक नौकरी और स्थायी ठिकाना ढूंढ रहा है। इस तरह वो लॉस एंजलिस पहुंचता है, जहां गगनचुंबी इमारतें और तमाम संभावनाएं उसका इंतजार कर रही थी। नाडा एक ऑफिस जॉब पाने के लिए एक जॉब सेंटर में पहुंचता है, जहां बहुत सारे दूसरे लोग भी नौकरी की तलाश करने आए थे। नाडा का इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यूअर को बताता है कि उसका भाग्य बहुत खराब है। उसके अपने शहर में सारे बिजनेस एकदम से बंद हो गए और लोगों के पास वहां कोई काम नहीं बचा। महिला नाडा की बातों को बिना किसी रुचि के सुन रही थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास पर्याप्त अनुभव न होने के कारण हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। ये सुनकर नाडा एक निराशाजनक मुस्कान के साथ जॉब सेंटर से चला जाता है। अब बिना किसी उद्देश्य के शहर की सड़कों पर भटकते हुए वो एक उपदेशक को उपदेश देते हुए देखता है। वो रुककर उसे ऐसे ही सुनने लगता है जैसे हमारे यहाँ बेरोजगार युवक जेसीबी की खुदाई देखने रुक जाते हैं। उपदेशक कुछ रुके हुए लोगों को बता रहा था कि डीमंस ने नेताओं और पूंजीपतियों के मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया है और वो उनके जरिए अब आम लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। उपदेशक लोगों से जागने के लिए और उन्हें नेताओं के नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन तभी वहां पुलिस कार को आता देख नाडा वहां से निकलने का निर्णय लेता है। रास्ते में वो एक आदमी को देखता है जो सम्मोहित होकर एक स्टोर के बाहर खड़ा टीवी पर बेमतलब के विज्ञापन देख रहा था। लेकिन नाडा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे निकल जाता है। अब देर रात में उसे बेघर लोगों का एक अस्थायी ठिकाना दिखाई देता है और वो यही रात गुजारने का निर्णय करता है। पास के एक घर में वो देखता है एक औरत एक टीवी धारावाहिक की काल्पनिक दुनिया में खोई है, जिसकी नायिका को ये गलत फहमी है कि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। नाडा बहुत थका हुआ है। वो कुर्सी पर अपनी कमर टेकता है, लंबी सांस लेता है और अपनी सोच में डूब जाता है। अगले दिन नाडा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और एक मजदूर का काम उठाने की कोशिश करता है। पहली बार में तो फोरमैन नाडा को लेने से मना कर देता है कि वो उन्हीं लोगों को मजदूरी पर रखते हैं जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है। लेकिन नाडा काम के लिए तत्पर था तो फोरमैन उसे कम मजदूरी पर रखने के लिए राजी हो जाता है। दूसरों की तरह नाडा भी अपना खून पसीना बहाना शुरू कर देता है। अब उसे काम तो मिल गया था, लेकिन उसका पैसा उसे कुछ दिनों के बाद ही मिल पाएगा, इसलिए अभी भी रात गुजारने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। एक दूसरा मजदूर फ्रैंक गबरू पहलवान को निराश बैठे देखता है और उसे अपने साथ एक जगह ले जाने का न्योता देता है, जहां उसे खाने के लिए खाना और नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा। नाडा को नए परिचित इंसान पर ज्यादा विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाने का निर्णय करता है। रास्ते में दोनों बात करने के लिए कोई विषय ढूंढ लेते हैं और उनके बीच दोस्ती की एक शुरुआत हो जाती है। फ्रैंक उसे एक कैंप में लेकर आता है और उसे अपने जान पहचान के लोगों से मिलाता है जो पूरे संसार से लॉस एंजलिस में अपना भाग्य तलाशने आए हैं। एक दूसरे की मदद करना यहाँ के लोगों का स्वभाव है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस कैंप में मजे से रहते हैं। एक स्थानीय आदमी गिलबर्ट नाडा को कैंप की दशा बेहतर बनाने के लिए एक टास्क देता है। अब लंच का समय होता है और नाडा को थाली भरकर स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। खाने के वक्त फ्रैंक नाडा को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। नाडा की तरह वो भी अपनी फैमिली को पालने के लिए अपना शहर छोड़कर यहाँ आया है। फ्रैंक उच्च वर्ग से खफा है, जिन्होंने पैसों से अपनी जेबें भरने के बाद उसके गृह नगर में सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, जिससे सैकड़ों हजारों लोग एक बार में बेरोजगार हो गए। वो अपना सारा धैर्य खो चुका था और अगर एक और प्लांट बंद होता है तो वो कठोर कदम उठाने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन फ्रैंक का मानना है जीने के लिए लड़ना ही निम्न वर्ग का एकमात्र काम है। फ्रैंक उससे दोस्ताना अंदाज में कहता है कि ठीक है तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। नाडा आशावादी इंसान है। वो कड़ी मेहनत में विश्वास करता है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। रात के वक्त नाडा कैंप के आसपास घूमते हुए ध्यान देता है कि कुछ स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ नकली नाखूनों वाला एक टीवी ऐड देख रहे हैं। तभी कार्यक्रम में एक जगह पर अचानक सिग्नल में खराबी आ जाती है और एक दूसरा प्रसारण शुरू हो जाता है, जिसमें एक चिंतित व्यक्ति दिखाई देता है जो कहता है कि हम सब एक नकली बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। उसका मानना है कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने पाया है कि कुछ अज्ञात क्रीचर्स पृथ्वी पर एक खास सिग्नल भेजते हैं जो लोगों को अचेतन अवस्था में डाल देता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए गरीबी और जातीय अन्याय बढ़ता जा रहा है। एलियंस ने लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है जिससे लोग उन एलियंस के फायदे की चीजों के अलावा हर चीज के प्रति उदासीन रहते हैं। इस संदेश के आने पर लोग सिरदर्द की शिकायत करते हैं। नाडा ध्यान देता है कि वो नेत्रहीन उपदेशक जिसे उसने दिन में सड़क किनारे देखा था, लोगों के पास खड़े होकर वही बातें दोहरा रहा है जो टीवी वाला आदमी बोल रहा था। वो गिलबर्ट को दौड़कर उसके पास जाते देखता है। नाडा उनकी बातें तो नहीं सुन पाता, लेकिन वो अंदाजा लगा लेता है कि उनमें किसी बात को लेकर बहस हो रही है। नाडा देखता है कि गिलबर्ट बूढ़े आदमी को कैंप के नजदीक बने एक चर्च में लेकर जा रहा है। नाडा उन्हें काफी देर तक देखता रहता है। उसे शक होता है कि कोई ऐसी बात है जिसे वो छुपा रहे हैं। अगली सुबह कैंप
कैंप के प्रवेश द्वार पर नाडा की मुलाकात गिलबर्ट से होती है और वो उससे देर रात चर्च जाने के बारे में पूछता है। आदमी कहता है कि चर्च बेघर लोगों के लिए रसोई की व्यवस्था करता है और वो कल चीजों को व्यवस्थित करने के लिए पूरी रात वहीं रुका था। इसके अलावा गिलबर्ट बताता है कि वो चर्च की गायक मंडली में गाना गाता है जिसकी रिहर्सल शुरू होने वाली है। अब टीवी पर अज्ञात आदमी का प्रसारण एक बार फिर दिखाई देता है जिसमें वो लोगों को सम्मोहित करने वाली तरंगों को बंद करने की इच्छा जताता है। इस प्रसारण के आते ही लोगों को फिर से तेज सिरदर्द महसूस होता है और जब टीवी में वापस बेसबॉल मैच चलना शुरू होता है तो लोग चैन की सांस लेते हैं। चिंतित गिलबर्ट जल्दी से चर्च की ओर भागता है और इस बार नाडा उसका पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ सही में गायक मंडली को गाते हुए सुनता है। वो सोचता है उसके अंदर जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी सोच के विपरीत चर्च के अंदर जाने पर उसे एक छोटी केमिकल लेबोरेटरी दिखाई पड़ती है और वहाँ दीवारों पर लिखा हुआ था, वो जीते हैं, हम सोते हैं। नाडा को एक टेप रिकॉर्डर बजता हुआ दिखाई देता है जिसमें गायक मंडली का तेज गाना बज रहा था। ये सब एक सीक्रेट मीटिंग के शोर को छुपाने के लिए था जो दीवारों के पीछे चल रही थी। बगल के कमरे में गिलबर्ट, टीवी वाला आदमी और सीक्रेट ग्रुप के दूसरे सदस्य टीवी चैनल को एक बार फिर से हैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लंबे समय तक अपने संदेश को लोगों को सुना पाए और ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए। सीक्रेट ग्रुप के सदस्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना चाहते थे ताकि वो उनके विचारों को समाज के अंदर प्रभावी रूप से पहुंचा सके। उनकी बातें सुनकर नाडा पीछे हटता है और एक गुप्त तिजोरी से टकरा जाता है। वो इस रहस्य को बाद के लिए छोड़ देता है और तिजोरी को बंद कर देता है। वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसकी मुठभेड़ अंधे उपदेशक से हो जाती है। उपदेशक उसका चेहरा और उसके हाथों को महसूस कर लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि नाडा एक मजदूर है और तुरंत बिना हिचके वो उसे क्रांति के बारे में बताना शुरू कर देता है। नाडा इस सब से बहुत घबरा जाता है और चर्च से बाहर भाग जाता है। उपदेशक पीछे से चिल्लाता है कि तुम्हें आखिरकार वापस आना होगा। एक पुलिस हेलीकॉप्टर आता है और चर्च के चक्कर काटने लगता है जिससे चौथ में मीटिंग में शामिल लोग डर जाते हैं, लेकिन जल्दी ही हेलीकॉप्टर चला जाता है। नाडा एक लड़के से उसकी दूरबीन लेता है और चर्च में हो रही गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। गिलबर्ट और उसके अनुयायी चर्च में से बॉक्स निकाल कर उन्हें कारों में भर रहे थे। तभी फ्रैंक वहां आकर नाडा की निगरानी में खलल डाल देता है। नाडा अपने दोस्त से कहता है कि देखो चर्च में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन फ्रैंक किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता और वो उसे सलाह देता है कि वो भी इन पचड़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है। इसी दौरान बॉक्सों को भरने के बाद कार चर्च से निकल जाती है। नाडा पूरा दिन चर्च की निगरानी करता है लेकिन उसे कोई और हलचल दिखाई नहीं देती। शाम के वक्त कैंप और चर्च को पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। लोग हैरान हैं कि आखिर वो किस मामले में दोषी हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते पुलिस बुलडोजर की मदद से लोगों के टेंट और झोपड़ियों को उखाड़ना शुरू कर देती है। लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। नाडा ये देखकर सन्न था कि पुलिस बेरहमी से निर्दोष लोगों के घर तबाह कर रही है। सरकारी अफसर उपदेशकों को पकड़ लेते हैं और जब वो उनका विरोध करते हैं तो पुलिस उन्हें बेरहमी से मारती है जब तक कि वो सांस लेना बंद नहीं कर देते। वो उन सब के साथ ऐसा ही करने वाले थे जो कैंप को छोड़कर भाग नहीं गए, जिन्हें पुलिस पकड़ चुकी थी। नाडा उनकी मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक लड़के को बचा लेता है जो डरकर चुपचाप एक कोने में छुपा हुआ था। बड़ी मुश्किलों से खुद को पुलिस से बचाते हुए नाडा और लड़का भागकर चर्च की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाते हैं। अंदर गलियारे में उन्हें एक कमरा दिखाई पड़ता है जहाँ कई और लोग पहले से छुपे थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके ऊपर अचानक छापा क्यों मारा गया। वो सब पूरी रात यहीं पर गुजार देते हैं। सुबह वो बाहर निकलते हैं और कैंप में अपने बचे हुए सामान की तलाश करते हैं। कैंप की दशा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कल रात यहाँ कोई तूफान आया हो, लेकिन उन्हें कैंप के बीचों बीच एक टीवी दिखाई देता है जो आश्चर्य की बात है कि अभी भी काम कर रहा है, जिस पर मजेदार विज्ञापन चल रहे हैं। इसी दौरान नाडा चर्च की गुप्त तिजोरी का निरीक्षण करने का फैसला करता है। दीवारों पर लिखे हुए लेख जो उसने पहले देखे थे उन्हें पेंट करके छुपा दिया गया था। अब वो उस गुप्त तिजोरी के अंदर देखता है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। ये बॉक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसे बॉक्सों को गिलबर्ट पिछले दिन कार में डालकर ले जा रहा था। उसी समय एक पेट्रोलिंग कार चर्च के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। नाडा छुपकर खुद को बचाता है। वो एक सुरक्षित स्थान पर जाकर बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसे बहुत निराशा होती है कि बॉक्स के अंदर तो बहुत सारे गॉगल्स भरे हैं, मतलब कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लेकिन फिर भी नाडा एक गॉगल शो ऑफ के लिए अपने पास रख लेता है। अब शहर में घूमते हुए नाडा गॉगल पहन लेता है, लेकिन ऐसा करते ही उसके आसपास की दुनिया एकदम से काली सफेद हो जाती है। पहले जो दुनिया बहुत जानी पहचानी सी लगती थी अब वो बिल्कुल अलग सी दिखाई दे रही है। गूगल से देखने पर बाजारों में लगे बोर्ड पर आज्ञा मानो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, सामान खरीदो, सोचना बंद करो, बैठकर टीवी देखो आदि निर्देश दिखाई दे रहे हैं। मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर बनी रंगीन तस्वीरों के स्थान पर सोते रहने और कहना मानने की बातें लिखी थी। और वो लोग जो पहले एकदम सामान्य दिखते थे अब गूगल से देखने पर टर्मिनेटर जैसे दिखाई दे रहे हैं। वो उन्हें लगाकर उतार कर चेक करता है। वो अजीब आदमी नाडा
नाडा को शक की निगाहों से देखता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। नाडा फिर से गूगल लगाता है और देखता है कि नोटों पर लिखा है, ये तुम्हारा भगवान है। उसे पता चलता है कि हर ट्रैफिक लाइट पर ट्रांसमीटर लगे हुए हैं और शहर में जगह जगह पर सम्मोहित करने वाली तरंगों का प्रसारण हो रहा है और एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है। नाडा को एहसास होता है कि सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। वो हैरान रह जाता है कि साधारण लोग अनजाने में एलियंस के साथ सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। वो देखता है कि मॉन्स्टर्स समाज का सबसे सफल वर्ग है। एक सुपरमार्केट में जाने पर वो टीवी पर एक नेता के भाषण को ध्यान से सुनता है। वो देखता है कि नेता असल में कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो एक एलियन मॉन्स्टर है। ये सच्चाई देखकर नाडा को हंसी आ जाती है। नाडा एक औरत को गालियां देता है जो उसे धक्का मारकर निकल गई थी और वो भी असल में एक मॉन्स्टर ही थी। वो साधारण लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे सामने जो ये महिला खड़ी है वो वास्तव में एक मॉन्स्टर है, लेकिन ऐसा करके वो अपने राज को उजागर कर बैठता है। वो मॉन्स्टर महिला अपनी घड़ी के वॉकी टॉकी के जरिए दूसरे एलियंस को उस आदमी के बारे में सूचित कर देती है जो उनके असली चेहरे को देख सकता है। संदेश पाते ही दूसरे एलियंस उसकी ओर आने लगते हैं। नाडा डरते हुए भागकर सड़क पर चला जाता है। यहाँ बहुत सारे एलियंस पहले से उसके इंतजार में खड़े थे, लेकिन नाडा का ध्यान उन पर नहीं जाता और वो एक मॉन्स्टर महिला का निरादर करता है, जिसकी प्रतिक्रिया में एक नकली पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछताछ करता है कि उसे ये गॉगल कहाँ से मिला, लेकिन नाडा उसे कुछ नहीं बताता। तब वो पुलिस वाला उसे धमकाता है और उसे अपने साथ मिलाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन नाडा इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाला नहीं था। वो पुलिस वालों की पिटाई कर देता है और उनसे उनके हथियार छीन लेता है। पुलिस कार तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है और नाडा बचने के लिए एक बैंक में जाकर छुप जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि बैंक में आधे से ज्यादा ग्राहक एलियंस हैं। अभी नाडा का खून गर्म था। वो इंसान की खाल में छुपे हुए एक एलियन को छलनी करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक एलियन पुलिस फोर्स को बुलाने के लिए संदेश भेज देता है और जिससे पहले कि नाडा उसे शूट करता वो खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। अब जैसे ही नाडा बैंक से बाहर निकलता है वो देखता है एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा है। नाडा उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है और एक पार्किंग में पनाह लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात होली नाम की एक सुंदर लड़की से होती है। पहले वो सुनिश्चित करता है कि वो एक इंसान है और फिर वो उसे बंधक बना लेता है और उसे आदेश देता है कि वो उसे अपने घर लेकर जाए। उसके पीछे पड़े एलियन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए उसके पास बस यही एकमात्र रास्ता था। होली के घर पहुंचने पर नाडा थक कर नीचे गिर जाता है। वो उसे कारण समझाता है कि क्यों उसने ऐसा किया। वो लड़की से अपने किए के लिए क्षमा मांगता है। वो उसे बताता है कि दुनिया खतरे में है और बड़े सरकारी पदों पर दुष्ट एलियंस ने कब्जा कर लिया है जो आम जनता को नियंत्रित कर रहे हैं। वो होली को गूगल लगाकर देखने के लिए कहता है, लेकिन लड़की ऐसा करने से मना करती है और उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन थका हुआ नाडा जब फिर से बेहोश हो गया तो होली धीरे से खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन नाडा उसे आधी खुली आंखों से देख रहा था। कुछ देर बाद नाडा लड़की से पूछता है कि वो क्या करती है। होली उसे बताती है कि वो टीवी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कार्य करती है। नाडा कहता है कि एलियंस टीवी के माध्यम से सिग्नल भेजते हैं। अब जैसे ही नाडा का ध्यान भटकता है, लड़की एक बोतल उसके सर पे फोड़ देती है और उसे खिड़की से बाहर धकेल देती है। दूसरे माले से नीचे गिरने के बावजूद नाडा भाग्यवश जिंदा बच जाता है, लेकिन उसका गॉगल गिरकर टूट जाता है। उधर होली पुलिस को नाडा के बारे में सूचित कर देती है और अपने एड्रेस पर पुलिस को बुला लेती है। नाडा पुलिस से बचने के लिए एक पुल के नीचे शरण लेता है। अंधेरा होने पर नाडा बाहर निकलता है, सड़क किनारे रात बिताता है। अगले दिन वो निर्माण स्थल पर जाकर फ्रैंक से मदद मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उससे भयभीत है क्योंकि नाडा ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर बहुत सारे लोगों की जान ली है। नाडा फ्रैंक को बताता है कि जिन्हें उसने मारा है वो लोग इंसान नहीं थे, बल्कि वो एलियन मॉन्स्टर्स थे। लेकिन फ्रैंक उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता है और वो उसको चले जाने के लिए कहता है। अब नाडा उस जगह जाता है जहाँ उसने काले चश्मों का डब्बा छुपाया था, लेकिन वो देखता है कि सारे कूड़ेदान खाली पड़े हैं। वो पास खड़ी एक कूड़ा गाड़ी को देखता है। वो उसमें चढ़ जाता है और कूड़े को छानने लगता है और उसे कुछ गॉगल उसमें पड़े मिल जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से फ्रैंक वही मौजूद था। वो नाडा को ये सब करते हुए देख लेता है। फ्रैंक अपने दोस्त को उसकी सैलरी लाकर दे देता है और उससे कहता है कि अब वो उसकी और मदद नहीं कर सकता। नाडा अपने जाते हुए दोस्त से एक बार इस गॉगल को पहनने के लिए कहता है ताकि वो असल दुनिया को देख पाए, लेकिन फ्रैंक इनकार कर देता है और उसे विश्वास है कि उसका दोस्त पगला गया है। उसकी अविश्वास की भावना से दुखी होकर नाडा अपने दोस्त को एक घूसा मारने का निर्णय करता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में नाडा अपने दोस्त को चित कर देता है और जबरन उसकी आंखों पर चश्मा लगा देता है। सही है, कभी कभार ये दोस्त ऐसे ही मानते हैं। अचंभित फ्रैंक आखिरकार नाडा पर विश्वास कर लेता है। वो असल वास्तविकता को देखकर भयभीत हो जाता है। दोनों पास के होटल में एक कमरा किराए पर लेते हैं जहाँ वो आगे की योजना बनाते हैं। फ्रैंक मानता है कि दूसरे लोग भी होंगे जो एलियंस को देख सकते होंगे और वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे।
चाहिए। नाडा उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाता है। भयानक गरीबी में जीते हुए वो हमेशा अपने पिता से गालियां खाया करता था। समाज में अमीरी गरीबी की खाई ने सामान्य लोगों के भीतर नफरत भर दी थी और बीते इन वर्षों में इन एलियंस को यहाँ पनपने का मौका दे दिया। अब नाडा उनसे अपनी बर्बाद जिंदगी का बदला लेना चाहता है। अब अगली सुबह इन दोनों की मुलाकात गिलबर्ट से होती है, जिसने खुद भी वही गोगल पहने हुए थे। वो उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आमंत्रित करता है जो आज शाम को होने वाली थी। फ्रैंक और नाडा पते पर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात विभिन्न उम्र के विद्रोहियों से होती है। उन्हें पुराने गोगल की जगह नए आई लेंस दिए जाते हैं जो आंखों के लिए सुरक्षित हैं और बिल्कुल साफ तस्वीरें दिखाते हैं। गिलबर्ट उन्हें विस्तार से बताता है कि ये एलियन क्रिएचर जो पृथ्वी पर कब्जा जमाए बैठे हैं आखिर कौन है। मालूम चलता है कि ये दुष्ट एलियन सामान्य मनुष्यों को अपने हितों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बदले वो उन्हें दौलत और सत्ता की ताकत का लालच देते हैं और उनके लिए पृथ्वी एक बाजार और संसाधनों का एक अस्थायी स्रोत है, जिसके जरिए वो अपने लिए एक स्टेशन का निर्माण करना चाहते हैं। और सारी वैश्विक तबाही और जलवायु परिवर्तन भी उन्हीं की देन है। और जब ये एलियन पृथ्वी को पूरी तरह से चूस लेंगे तो ये किसी दूसरे ग्रह को गुलाम बनाने निकल जाएंगे। एलियन विद्रोही गुट का एक सदस्य फ्रैंक को एलियन वॉच देता है। वो बताता है कि हम अभी तक इस वॉच के सीक्रेट कोड को क्रैक नहीं कर पाए हैं, जो उन्हें स्पेस में कहीं भी आने जाने की आजादी देती है और इसी के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब गिलबर्ट सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि उनके पास अभी इतनी संख्या नहीं है कि वो एलियंस के ऊपर हमला कर पाए, लेकिन संगठन उनसे टकराने के लिए तैयार है और वो तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की मांग करता है। गिलबर्ट भीड़ को शांत करता है और सुझाव देता है कि उन्हें सबसे पहले उस सिग्नल के स्रोत का पता लगाना चाहिए और उसे हैक करके लोगों को उनके नियंत्रण से बाहर लाना चाहिए। उसी समय होली कक्ष में दाखिल होती है और उन्हें सिग्नल के सोर्स का सुराग देती है। वो घबराहट में कांपते हुए नाडा से अपने किए की माफी मांगती है, लेकिन उनकी बातचीत के बीच में ही अचानक वहाँ भारी संख्या में पुलिस पहुँच जाती है और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर देती है। अधिकतर सदस्य भागते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन नाडा, फ्रैंक और होली सही सलामत वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र से लैस होने की वजह से वो एलियन का मुकाबला कर पाते हैं और एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। नाडा गोलीबारी के बीच से जाकर होली को बचाना चाहता है, लेकिन फ्रैंक उसे ऐसा जानलेवा कदम उठाने से रोक देता है। वो जाने की कोशिश कर रहा था कि वॉच कैसे काम करती है ताकि वो एलियंस को भ्रमित कर पाए। वो घड़ी की कार्यप्रणाली को पहचान